स्वागत है आप सबको HTML CSS के इंट्रोडक्शन में। अच्छा HTML क्यों निकल रहा है? तो आपने HTML का CSS का फर्स्ट वीडियो कवर कर लिया, यानी देख लिया। अगर नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। वहाँ पर एक सवाल है जो आपको मन में कभी ना कभी ज़रूर आएगा, तो आप कभी ना कभी का इंतज़ार ना करो, पहले जाके वीडियो देख लो, फिर यहाँ पर इसको कंटिन्यू करो। तो वहाँ पर सवाल था HTML के बाद CSS क्यों सीखना चाहिए। तो यही हम सवाल को कवर किए हैं और वो आपको जानना ज़रूरी है। और आपको ये सवाल इंटरव्यू में भी आ सकता है कि आपको HTML के बाद CSS क्यों सीखे। तो चलिए यहाँ पर हम अब इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं। आज की सेकंड पार्ट CSS का सेकंड नंबर वीडियो, यहाँ पर CSS टू इंट्रोडक्शन टू CSS। तो CSS यानी CSS का हमारा एक शॉर्ट नेम है, इसका फुल नेम है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। यहाँ पर मैंने बोल्ड नहीं किया, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो यहाँ पर एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है जो HTML डॉक्यूमेंट्स के विजुअली अपीयरेंस को डिफाइन करने के लिए यूज़ होती है। इसका प्राइमरी गोल वेब पेज को अट्रैक्टिव, रिस्पॉन्सिव और यूज़र फ्रेंडली बनाना है। CSS कंटेंट HTML और प्रेजेंटेशन डिज़ाइन को अलग करता है, जैसे कि डेवलपमेंट और मेंटेनेंस आसान हो जाती है। तो CSS क्या करता है, हमें एक स्टाइलिंग प्रोवाइड करता है। हमारा जो HTML का कंटेंट है उसको और उसका डिज़ाइनिंग को दोनों अलग बना देता है। यानी HTML का स्ट्रक्चर अलग, डिज़ाइनिंग अलग जगह पे, और दोनों मिला के हमारा पास वेब पेज पर जो शो होगा वो होगा एक पावरफुल वेबसाइट, यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट, जो हमें देखने के लिए और अट्रैक्टिव लुक बनाएगा। आप अपने मुताबिक कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हो, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो अब यहाँ पर CSS का कुछ फ्यूचर है, की फ्यूचर तो इसको जान लेते हैं। CSS की फ्यूचर जैसे स्टाइल कस्टमाइजेशन। अब यहाँ पर क्या है, CSS से आप कलर, फॉन्ट्स, स्पेसिंग, लेआउट और एनिमेशन डिफाइन कर सकते हैं। और भी इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें, बैकग्राउंड है, उसके बाद क्या है, फ्लेक्स बॉक्स है, ग्रेड है, उसके बाद और भी बहुत सारा चीज़ें, मास्क है, बॉर्डर है, आउटलाइन है, और भी क्या है, ऑडियो, वीडियो, वॉइस, SVG, बहुत से चीज़ है जो आपको सीखना चाहिए। CSS में अभी सीखने के लिए कितना सारा चीज़ें है वो आप इसी पेज का नीचे जाकर देख पाओगे, ठीक है। और उसी के साथ यहाँ पर मेन जो टॉपिक है वो कितना है, HTML में जैसे टैग हमारे पास 100 प्लस था, 110 को कवर किया था, उसी तरह CSS में कितना है वो अभी आप जान लोगे आगे चलकर। तो इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन तक ही बात करेंगे, इसमें बहुत सारा डेटा है। इस पेज को जैसे हम कवर कर लेंगे तब मैं इस पेज को आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो भेज दूंगा। आप सभी आ जाओ व्हाट्सएप ग्रुप पे, सारे डेवलपर आप आपस में बात कर सकते हो। मैं कोई टेलीग्राम चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, व्हाट्सएप चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर कोई कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। सीधा व्हाट्सएप ग्रुप में आओ, वॉइस में बात करो, चैटिंग में बात करो, जैसा अच्छी वैसा बात करो, वीडियो कॉल में बात करो, आपस में डिस्कशन करो और मिलो जुलो आपस में। एक से दूसरा डेवलपर जब तक नहीं मैं मिलोगे कंपटीशन में, तभी आ पाओगे और तभी एक से बढ़कर एक डिज़ाइनर, डेवलपर, इंजीनियर बन पाओगे। इसी के साथ हम कैस्केडिंग रूल हमारे पास आता है। CSS का कैस्केडिंग नेचर अलाउ करता है। एक है कि मल्टीपल स्टाइल शीट को सेलेक्टर या एलिमेंट्स पर अप्लाई हो सकता है प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। ये अभी क्या है, प्रायोरिटी क्या है, सेलेक्टर क्या है, ये सारा चीज़ आप जानोगे। और स्टाइल शीट तो आपको पता ही होगा, लिंक रियल स्टाइल शीट जो हमने टैग में यूज़ किया था, ये आपको पता ही होगा। लिंक स्टाइल शीट हमारा वही यूज़ होता है लिंक टैग में, जैसे लिंक में हमने आइकन यूज़ किया था और क्या क्या यूज़ किया था, लेकिन उसी के साथ जो REL एट्रीब्यूट आता है लिंक टैग में, वहीं पर हमें कौन यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, स्टाइल शीट। तो हमारा CSS कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक सेलेक्टर्स होते हैं, और ये सेलेक्टर कितना सारा है अभी आप जानोगे। यहाँ पर ये जो सेलेक्टर है कितना सारा है ये सब जानोगे। फिर प्रायोरिटी भी जो है वो भी आप जानोगे, एलिमेंट्स क्या है वो भी जानोगे। ये सारा चीज़ आप जानोगे, कवर करोगे। आपके लिए मैं जो अभी CSS का रोड मैप भी आप देखकर हैरान हो जाओगे, और आप रोड मैप देखकर आप मुझे बताना। फिर आप किसी भी यूट्यूब पर जाके पूरा सोशल मीडिया, पूरा वर्ल्ड वाइड वेब यानी www पर जाकर देख सकते हो। अगर कहीं पर भी आपको ये सारा चीज़ मिल जाए ना, तो फिर मुझे बताना, मैं आप जैसा कहोगे वैसा ही मैं करने के लिए रेडी हूँ।
मैं ये गारंटी देकर कहता हूँ कि अगर आपको इस मेरा सिग्मा डेवलपर एक्सप्रेस से बढ़कर कोई कोर्स मिलेगा तभी आप बताओ। ये आप ऐसा मत सोचना, आप में से बहुत से लोग सोचोगे कि ये अपने चीज़ों का तारीफ़ हर कोई कर रहा है। मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैं जो जो चीज़ें कवर करूँगा वो सारा चीज़ अगर आपको मिल जाए एक ही जगह पे कहीं पर भी तो आपको पता होगा। लेकिन अगर आपको एक जगह पे नहीं मिले तो फिर आप ये मत बोलना बाद में तो मुझे तो दूसरी जगह पे मिल गए। दूसरी जगह का बात मत करना। आप जैसे ही सीख रहे होंगे कभी भी एक जगह पर ही सीखोगे। 4-5 जगह के नहीं सीखोगे। आप स्कूल में एडमिशन लोगे तो एक स्कूल में एडमिशन लोगे, 4-5 स्कूल में एडमिशन नहीं लोगे। अब एक ही स्कूल में एडमिशन गया और वहीं पर सारा चीज़ आपको सिखाना चाहिए तभी ना आप सीखोगे। ये तो नहीं कि आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हो और दूसरे स्कूल में जाकर देख रहे हो कि वहाँ पर क्या है। तो और वहाँ पर आपने क्या है नहीं है वो तो आपको फिर पता होना चाहिए कि ये चीज़ है। अब ये काम कैसे करेगा, इसको यूज़ कैसे करेंगे, ये आपको दूसरी जगह पे जाकर सीखना पड़ेगा। लेकिन वो चीज़ तो आपको पता ही नहीं है कि और भी क्या है, और भी ये चीज़ भी है। अब यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिव डिजाइन CSS से आप डिफरेंट डिवाइस के लिए रिस्पॉन्सिव लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप, उसके बाद और भी 3 ही तरह की तो डिवाइस है मेनली। और उसके बाद LED, LCD, ये बड़ा पर्दा, स्मॉल पर्दा, मध्यम पर्दा, उसके बाद थिएटर, ये सारा चीज़ आ जाता है। इसके बाद रीयूजेबिलिटी, एक स्टाइल शीट मल्टीपल वेब पेज पर रीयूज़ की जा सकती है जो टाइम और एफर्ट सेव करता है। एक स्टाइल बनाओ, एक पेज फाइल में एक स्टाइल बनाओ और उसको आप जितने भी प्रोजेक्ट में चाहो जितने जगह चाहो यूज़ कर सकते हो। वो कोई बात नहीं होगा, जैसे आप कॉल करोगे आपने तब तक आपको कॉल मिल जाएगा रिस्पॉन्स। एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न, CSS कंटेंट को डिज़ाइन को अलग अलग मैनेज करने की फैसिलिटी देता है जिसमें HTML और CSS इंडिपेंडेंटली मॉडिफाई की जा सकती है। ठीक है, CSS कैसे काम करता है। CSS HTML के एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए रूल्स यूज़ करता है। एक CSS रूल 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेलेक्टर और डेली डिक्लेरेशन ब्लॉक। एक सेलेक्टर होता है और दूसरा डिक्लेरेशन ब्लॉक। कौन सा सेलेक्टर, कौन सा HTML एलिमेंट को स्टाइल करना है, ये होता है सेलेक्टर। और डिक्लेरेशन ब्लॉक स्टाइल कैसे करना है, पर्सपेक्टिव वैल्यू, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। सेलेक्टर यहाँ पर आप देखो सिर्फ P जो है वो हमारा P टैग है, वो हो गया सेलेक्टर, यानी सेलेक्टर जो हमारा HTML पर CSS अप्लाई होगा। उसके बाद डिक्लेरेशन ब्लॉक का यहाँ से कर्ली ब्रैकेट देखो यहाँ पर स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ख़त्म हुआ। और इसके अंदर देखो कलर कोलोन ब्लू सेमीकोलोन, उसके बाद ये मैसेज है, फॉन्ट साइज कोलोन 16 पिक्सल कोलोन, उसके बाद फिर से यहाँ पर मैसेज है। तो ये डिक्लेरेशन हुआ। डिक्लेरेशन ये कर्ली ब्रैकेट से लेकर ये कर्ली ब्रैकेट से तक ये सारा CSS का जो है डिक्लेरेशन है। और उससे पहले जो टैग है वो हमारा सेलेक्टर है। इसके बाद CSS को ऐड करने की मेथड, CSS को कैसे ऐड करेंगे। CSS को मैं बेसिकली 3 तरह से यूज़ किया सकता है, 3 तरह से ऐड कर सकते हैं। एक तो होता है इनलाइन CSS, डायरेक्ट HTML टैग के स्टाइल एट्रीब्यूट में लिखा जाता है, जैसे ये आपको पता ही है, इसके ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं होगा, इसको हम यूज़ कभी नहीं करेंगे। और जब हम एंड्राइडर पर काम करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इंटरनल का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे मैं आपको बताऊंगा बाद में। इसके बाद यहाँ पर स्टाइल कलर रेड और इनलाइन, इस तरह से हमारा स्टाइल इनलाइन CSS स्टाइल होगा इस स्टाइल एट्रीब्यूट को लेकर। ये आपको पता है, हमने HTML के साथ यूज़ किया था, ये मैं स्किप कर दूंगा। और दूसरा हमारा इंटरनल CSS, ये हम सीखेंगे यहाँ से। HTML डॉक्यूमेंट के स्टाइल, यहाँ पर इंटरनल में हमने कभी HTML एक वीडियो में देखा था, शायद टेबल के ऊपर जब वीडियो था तब देखा था। तो HTML डॉक्यूमेंट के स्टाइल टैग के अंदर लिखा जाता है। इस तरह से स्टाइल टैग शुरू करो, स्टाइल टैग बंद करो, उसके बाद H1 और H1 हमारा जो सेलेक्टर है। उसके बाद डिक्लेरेशन ब्लॉक में हमारा कलर ग्रीन और H1 का कलर होगा ग्रीन। इसके बाद एक्सटर्नल CSS सेपरेट CSS फाइल में लिखा जाता है और लिंक टैग के थ्रू इंक्लूड किया जा सकता है। इस तरह से लिंक टैग और यहाँ पर इस तरह से रियल लेकर जो स्टाइल शीट आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद href में जो आपने URL पास किए थे वहाँ पर CSS फाइल का USR पास कर दोगे।
उसके बाद CSS का वर्जन क्या है, CSS 1 1996 में इंट्रोड्यूस हुआ था बेसिक स्टाइल के लिए, बेसिक स्टाइलिंग के लिए। उसके बाद CSS 2 लॉन्च हुआ कहाँ पर, 1998 में रिलीज़ हुआ, पोजीशनिंग और मीडिया टाइप के सपोर्ट के साथ। यहाँ पर क्या आया, रिलीज़ हुआ तो क्या आया, पोजीशनिंग आया और मीडिया टाइप आया। इसकी सपोर्ट लेकर आया कौन, CSS 2 1998 में, और 1996 में इसका बेसिक स्टाइलिंग के लिए आ गया था, जो हमारा स्टाइल बेसिक था। और CSS 3 यहाँ पर 1999 में आया, ये में इंट्रोड्यूस हुआ, और मॉड्यूलर सिस्टम, उसके बाद एनिमेशन, ट्रांजैक्शन और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के फ्यूचर भी लाया अलग अलग डिवाइस पर। यहाँ पर हमारा मॉड्यूलर डिज़ाइन आ गया, अलग अलग जो हमारा डिज़ाइन आप देखोगे। मॉड्यूलर डिज़ाइन क्या है, मैं एक बार गूगल पर सर्च कर लेता हूँ कैरम पर। तो चलिए यहाँ पर मॉड्यूलर डिज़ाइन MODULAR मॉड्यूलर DESING, ये आप मॉड्यूलर डिज़ाइन सर्च करो तो ये हो गया मॉड्यूलर डिज़ाइन का कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पर। और इमेजेस में जाओ तो यहाँ पर और देखो, यहाँ पर मॉड्यूलर डिज़ाइन जो है ना, ये सारा डिज़ाइन मॉड्यूलर है। इन डिज़ाइन कब आया, CSS 3 में 1999 में जो इसका वर्जन आया। उसके बाद और क्या आया, एनिमेशन आया, ट्रांजिशन आया। एनिमेशन और ट्रांजिशन क्या होता है ये आपको पता ही होगा। एनिमेशन जो कोई एनिमेट करता हो, ANIMATI एनिमेशन, DESING डिज़ाइन, ये हो गया एनिमेशन डिज़ाइन। यहाँ पर कुछ इस तरह से, ये तो आपको दिखेगा ही नहीं, एनिमेशन डिज़ाइन यहाँ पर दिखाएगा नहीं। जैसे यहाँ पर ये इमेज है, मान लो किसी एक इमेज पर जाते हैं, ये वाला इमेज आज जो है, तो अभी एनिमेशन क्या होता है, हाँ यहाँ पर ये इसी को भी देख सकते हैं। ये जो कैरेक्टर है ये हिलता होगा, ये हाथ हिलता होगा, ये नाचता होगा, ये सारा जो है एनिमेशन है, एनिमेशन का पार्ट। और ट्रांजिशन भी उसी का ही पार्ट है। ट्रांजिशन और एनिमेशन दोनों ही काम सेम करते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस है काम करने का तरीका दोनों में अलग है, लेकिन काम एक ही करेगा लेकिन अलग तरीके से। तो उसके बाद रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, रिस्पॉन्सिव के बाद बहुत बार किया है तो आपको बता ही दिया। रिस्पॉन्सिव मोबाइल में, टैबलेट में, डेस्कटॉप में और भी उसके अलग अलग स्क्रीन में कब कहाँ कैसे दिखेगा, वो होता है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। अब CSS 4 हमारे पास आ गया, अभी अंडर डेवलपमेंट है। ये अभी करंट हम CSS 4 पर काम करेंगे, और ये CSS 4 अभी तक भी चल रहा है, अभी इसको चेंज नहीं किया गया। और ये कब आया था ये भी आपको नीचे दिखेगा, अभी बताऊँगा मैं, नीचे अभी आ रहे हैं हिस्टोरी में। उसके बाद अभी अंडर डेवलपमेंट है, जो CSS सेलेक्टर्स और pseudo क्लासेस में नया फीचर ऐड किया। यहाँ पर ऐड तो शुरुआत में जिस दिन हुआ था उस दिन कहाँ पर क्या किया था, CSS में कुछ सेलेक्टर बढ़ा था, कुछ एडवांस सेलेक्टर आया था, नया नया सेलेक्टर, और उसके साथ pseudo क्लासेस आया था। और इसका कंसोलेशन CSS वेब डेवलपमेंट का एक फंडामेंटल पार्ट है, जो वेबसाइट को विजुअली अप्लाइंग बनाता है। और उसी के साथ आप CSS का मास्टरी करते हुए रिस्पॉन्सिव लेआउट, एनिमेशन और इंटरेक्टिव डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसका कॉम्बिनेशन HTML और जावास्क्रिप्ट के साथ मिलाकर एक कॉम्प्लीट वेब एप्लीकेशन डेवलप करने में मदद करता है। अब यहाँ पर हिस्टोरी ऑफ CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब यहाँ पर अभी कैस्केडिंग इसका नाम क्यों है ये आप भी जानोगे। स्टाइल शीट तो आपको पता होगा, जो जिस शीट में स्टाइल लगा हो वही स्टाइल शीट कहते हैं, लेकिन कैस्केडिंग यहाँ पर नाम क्यों आया वो भी अभी जानोगे नीचे चलकर, आगे चलकर, नीचे पेज के नीचे जाकर, लेकिन आगे जाएंगे वीडियो तभी। तो ये CSS की हिस्टोरी वेब पेज का एवोल्यूशन के साथ जो जुड़ी हुई है, जिसमें HTML और ब्राउज़र टेक्नोलॉजीज़ के साथ डिज़ाइन और लेआउट को इन्हांस करने का ज़रूरत महसूस हुई। यहाँ CSS का डेवलपमेंट के की माइलस्टोन्स दिया गया है। यहाँ पर कुछ माइलस्टोन है उसका की डिज़ाइन में। यहाँ पर 1996 हमारा आया ना, यहाँ पर प्री CSS एरा, यहाँ पर पहला जो वर्जन था प्री CSS एरा, यहाँ पर हमने क्या दिया था 1996, लेकिन यहाँ पर 1990 और 1994 यहाँ पर। तो हमारा जो बेसिक वर्जन, ये हमारा जो की फ्यूचर है ना, यहाँ पर ये जो डेट है 1996 98, ये हमारा दुनिया में लॉन्च हुआ, लेकिन इसने जब काम किया था, कर रहा था, शुरू किया था, कब क्या लॉन्च हुआ
ये अभी CSS का बर्थ आप देखो 1994, लेकिन बर्थ 1994 यानी कोई सी दिन तो जन्मदिन होगा, यानी आप कोई दुकान खोल रहे हैं। अब दोनों डेट क्यों इस तरह का है अभी आपको मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा है ना कि मान लो एक आप दुकान खोल रहे हो, तो दुकान का काम किस दिन से शुरू कर रहे हो ये आपको पता है, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को कब बताओगे, लोग कब आपके पास कुछ सामान खरीदे आएगा, प्रोडक्ट खरीदने। जिस दिन आप दुकान का उद्घाटन करोगे उसी दिन से लोग आपके पास दुकान में कुछ खरीदारी करने के लिए आएगा, लेकिन उससे पहले दुकान में काम चल रहा है, क्या क्या चीज़ काम चल रहा है दुकान में, यानी दुकान का मान लो घर आ रहा, घर बन रहा है या प्लास्टर हो रहा है या पेंटिंग हो रहा है या वायर लाइट फिटिंग हो रहा है या और भी कुछ हो रहा है या प्रोडक्ट आ रहा है, तो ये कुछ भी हो सकता है। ये सारा चीज़ जो कर रहे हो आप, तो वो कब से शुरू किए थे, तो वो हमने शुरू किया था 1990 में, एक यहाँ पर CSS का काम बनाने के लिए शुरू। और इसको किसने किया था, नाम एयरली, EARLY एयरली, और इसका शॉर्ट फॉर्म में एरा भी बोल सकते हो। तो HTML एयरली 1990s में HTML का सिर्फ कंटेंट सेक्शन डिफाइन करता था और स्टाइलिंग के लिए कोई डेडिकेटेड मैकेनिज्म नहीं था। HTML जो एरा था ना, प्री CSS एरा, यानी एयरली जो था वो कुछ डिज़ाइनर था जो हमारा HTML को, उसने HTML का डिज़ाइनर था। इससे पहले CSS से पहले HTML में डिज़ाइन किया जाता है, तो तब क्या यूज़ होता, फॉर्म, लिस्ट, टेबल, इस तरह का चीज़ें यूज़ होता था ज़्यादातर, ताकि कंटेंट को अलग अलग सेक्शन में अलग अलग जगह पे अलग तरह का दिखा सके। इसको तब CSS नहीं था, तो तब HTML का डिज़ाइन उसे ही कहते हैं कि मान लो एक टेबल है, टेबल के जरिए अलग अलग करके जो टेक्स्ट दिखाएंगे, डेटा दिखाएंगे, तो वो तो एक डिज़ाइन ही हुआ ना। यहाँ पर देखो मैंने CSS यूज़ नहीं किया, लेकिन जो हमने सिर्फ यहाँ पर क्या लिस्ट यूज़ किया और टेबल कुछ नहीं किया, तो भी मेरा ये जो पेज है अभी काफ़ी अच्छा दिख रहा है ना, काफ़ी अच्छा लुक है, बगैर CSS से भी काफ़ी अच्छा लुक है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन करके, टैग का कॉम्बिनेशन करके कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाया जाता था। तो वो डिज़ाइनर था एयरली, उसने 1990s में HTML को सिर्फ कंटेंट सेक्शन डिफाइन करता था और स्टाइलिंग के लिए कोई डेडिकेटेड लैंग्वेज नहीं था। अब अगर मैं इसको एडवांस स्टाइल करूँगा तो मेरे पास कोई HTML का CSS को जो है डिज़ाइन करने के लिए कोई CSS नहीं था, कोई भी मैकेनिज्म नहीं था। अब डिज़ाइनर को स्टाइलिंग के लिए फॉन्ट और बी और एल जैसे इनलाइन टैग का यूज़ करना पड़ते थे। यहाँ पर फॉन्ट टैग था, अभी हमने फॉन्ट टैग को कवर नहीं किया हमारा HTML में। ये आप फॉन्ट टैग को साइलेंट भी हो गया है, मैंने उसको साइलेंट कर दिया, क्योंकि फॉन्ट टैग को हम CSS के लिए ही यूज़ करते थे, ताकि हम फॉन्ट टैग को बगैर CSS से भी फॉन्ट में कलर, उसका छोटा बड़ा और उसका स्टाइल, कैसा टेक्स्ट दिखेगा, ये जब हम काम CSS से कर रहे थे तो वो फॉन्ट टैग में भी कर रहा था। तो फॉन्ट टैग में क्या क्या काम होता था CSS में, जब उसका काम आएगा ना तो मैं बता दूंगा कि ये काम फॉन्ट टैग में होता था, और आप कर भी पाओगे फॉन्ट टैग में उसी नाम से एट्रीब्यूट बनाकर। मैं आपको बता दूंगा कि फॉन्ट टैग में भी आप यूज़ कर सकते हो इसको। एक फॉन्ट टैग था बी टैग बोल्ड के लिए, इटालिक टैग आई टैग, यानी आई को इटालिक टैग जो हमारा टेक्स्ट टहरा करने के लिए यूज़ होता था, यूज़ करना पड़ता था। यही चीज़ उसके पास ऑप्शन था एयरली के पास। तो जो जो इनफिशिएंट और डिफ़िकल्ट को तो मैनेज थे। वेब पेज मोस्टली प्लेन और टेक्स्ट बेस में था। यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट, अभी मेरा देखो प्लेन है और टेक्स्ट बेस है, और कुछ है आपको कोई कलर नहीं दिख रहा है, कोई आइकन नहीं दिख रहा है, कुछ भी कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, कोई एरो नहीं दिख रहा है, कोई शेप नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, सिर्फ टेक्स्ट दिख रहा था। इसी तरह टेक्स्ट बेस ही था, इसलिए मैंने इस पर कुछ अप्लाई भी नहीं किया कि आपको पता भी चले कि बगैर CSS के कैसे दिखता है। और मैंने डिज़ाइन के साथ भी कुछ प्रोजेक्ट मैंने देखा है अभी, जिस पर मैं काम कर रहा था, टेक्स्ट बेस्ड था, जिसमें विजुअली अपील का काम होती थी। इसके बाद यहाँ पर CSS को 1990 में शुरू हुआ था और 1994 में CSS का परफेक्ट बेसिक डिज़ाइन उसने बना लिया था। फिर अब उसने लॉन्च किया CSS का जन्मदिन यानी उद्घाटन किया, कब, 1994 में। टाइम टेबल डेट कौन सा था वो आपको पता नहीं, वो भूल जाओ, और वो कोई पूछेगा भी नहीं, टाइम भी नहीं पूछेगा, डेट भी नहीं पूछेगा, सिर्फ साल पूछेगा यानी ईयर्स पूछेगा। तो आपको ईयर्स याद रखना है। CSS का बर्थ 1994
और उसका प्री CSS यानी उसका जो काम शुरू हुआ था 1990 में। CSS का जो काम शुरू हुआ था, CSS का जो बनाने का काम शुरू किया हुआ था तब 1990 में शुरू हुआ था। 1994 में हुकोंग ली, ये कैसा नाम है इन लोगों का। तो यहाँ पर क्या है, हाकुन वुओन ली, आप जैसे पढ़ सको मैं आपको हाईलाइट कर लेता हूँ और आपको ये नाम पढ़ लो, आप जैसे आपको पढ़ना आप चाहो, आप जिस नाम से बुला चाहो। वो हाकुन वुओन ली जो W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के मेंबर थे, वो हमारा इस कंपनी का मेंबर था। इसी ने CSS का स्टाइल, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, CSS का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया और ये आइडिया वेब डिज़ाइनर को HTML कंटेंट और प्रेजेंटेशन को अलग अलग मैनेज करने की फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए था। और उस समय ब्राउज़र CSS सपोर्ट नहीं करते थे। तो इस तरह हमारा जो ब्राउज़र यहाँ पर कुछ, अब यहाँ पर CSS उसने लॉन्च कर लिया, लेकिन किसी स्पेसिफिक जगह पे यानी स्पेसिफिक ब्राउज़र पे ही ये काम करेगा, हर जगह पे काम नहीं करेगा। जैसे मान लो फायरफॉक्स में काम किया और फायरफॉक्स के लिए इस CSS को बनाया गया, तो ये फायरफॉक्स में ही काम करेगा और फायरफॉक्स की जिस वर्जन में लॉन्च किया गया उसी वर्जन में काम करेगा, बाकी कोई ब्राउज़र में काम नहीं करेगा। जैसे मोजिला नहीं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसके बाद एज, उसके बाद कैरोम और भी बहुत सारा ओपेरा, इन सब पर काम ही नहीं करेगा और ये आपको काम नहीं करेगा इन सब जगह पे। ये सिर्फ फायरफॉक्स में भी, पूरा फायरफॉक्स में नहीं काम करेगा, जिस वर्जन में लॉन्च किया उसी में काम करेगा। ऐसे कुछ आया तो उस समय के लिए इतना ही उस वक्त के डिज़ाइनर के लिए बहुत काफ़ी था और उसने बहुत ही खुश हुआ इस चीज़ को देखकर। उसके बाद CSS 1 यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड 1996 में लॉन्च हुआ। 1996 में CSS का लॉन्च हुआ, यहाँ पर देखो 1996 है, इसका जन्मदिन हुआ 1994 में और इसने 1996 का इसका फर्स्ट CSS लॉन्च हुआ और ये बर्थ हो चुका था जन्म, और उसका काम शुरू हुआ था 1990 में, जन्म हुआ। उसके बाद यहाँ पर इसका वर्जन लॉन्च कर दिया। अब CSS का तब कोई वर्जन नहीं था, एक ही जगह पे, जैसे हम अभी कोई HTML पेज या वेबसाइट इतना प्रोजेक्ट बनाए तो कहाँ पर है, हमारे मोबाइल पर, ये किसी जगह पे नहीं है। अगर ये हम चाहें कि कोई सर्च करेगा गूगल पर तो नहीं जाएगा ना। तो इसी तरह जो बर्थ हुआ था तो वो उसी जगह पे, उसी ब्राउज़र पे, उस पर ही अप्लाई किया था और उसके पास कोई चारा ही नहीं था कि इसको दूसरे जगह पे कैसे ले जाए, कैसे काम कराए। तो इसीलिए उसने इसका फर्स्ट स्टैंडर्ड 1996 यानी 2 साल लग गए इसको परमानेंटली लॉन्च करने के लिए, विजिबल करने के लिए, कि इसको वेबसाइट में अप्लाई किया जाए। वेबसाइट कोई सर्च करेगा तो वेबसाइट ऐसा दिखेगा, तब इसका फर्स्ट स्टैंडर्ड लॉन्च हुआ 1996 में। फिर यहाँ पर 17 दिसंबर 1996 अब इसका फर्स्ट स्टैंडर्ड लॉन्च हुआ। अब इसका डेट भी आ गया और मंथ भी आ गया और ईयर भी आ गया। कब? 17 दिसंबर 1996, यानी 13 दिन अगर और लेट हो जाता तो ये 1997 बन जाता। अब आपको समझ में आ गया कौन सा दिन है। 17 दिसंबर 1996 को W3C ने CSS का पहला वर्जन CSS 1 स्टैंडर्डाइज किया और इसका की फीचर क्या था, हमारा फॉन्ट और टेक्स्ट का स्टाइलिंग, उसके बाद कलर और बैकग्राउंड सेट करना, उसके बाद बेसिक स्पेसिंग, मेज, मार्जिन और पेडिंग, इन 3-4 चीज़ों के बाद लेकर इसने ब्राउज़र को लॉन्च किया। और इसको ब्राउज़र किस ने सपोर्ट किया था? लिमिटेड ब्राउज़र सपोर्ट था, इंटरनेट एक्सप्लोरर 3 और ने इसका पार्टिशियल सपोर्ट इंट्रोड्यूस किया। इसको सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर 3 जो वर्जन है इंटरनेट एक्सप्लोरर का, उसी में ये काम करेगा। अब दूसरे वर्जन इंटरनेट एक्सप्लोरर की 4 वर्जन में अगर रन करता तो ये काम नहीं करता, 1 में नहीं करता, 2 में नहीं करता, या दूसरे कोई भी वर्जन में नहीं करता, या दूसरे कोई ब्राउज़र में भी ये काम नहीं करता, ये डिज़ाइन अप्लाई नहीं होता। इसको अप्लाई किया था इस ब्राउज़र के लिए और ये यहीं पर काम करेगा। इसके बाद आ गया CSS 2 इन्हांस्ड फ्यूचर, ये आ गया, लॉन्च हुआ 1998 में, यानी मई 1998 में। उसका डेट नहीं है,
जाने दो। ये मई 1998 में CSS2 लॉन्च हुआ, जो नए फीचर और फंक्शनलिटी के साथ आया। यहाँ पर क्या आया, पोजीशन आया, सिस्टम पोजीशनिंग सिस्टम आया, जैसे ऑब्सोलेट रिलेटिव फिक्स। उसके बाद मीडिया टाइप स्क्रीन प्रिंट, ये आ गया टेबल लेआउट और जेड इंडेक्स, ये सारा आ गया। टेबल का लेआउट हम बना सकते हैं, ये आ गया। जेड इंडेक्स आया और इसको ब्राउज़र सपोर्ट किया था इंटरनेट एक्सप्लोरर 5। उसके बाद नेट स्केप -4 ने CSS2 को सपोर्ट किया। अब यहाँ पर एक वर्जन था, अब 2 वर्जन आ गया। एक दो ब्राउज़र का दो वर्जन, 2 ब्राउज़र को सपोर्ट करने लगा। और कौन सा था, इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 और नेट स्केप नेविगेटर 4 ने इसको सपोर्ट किया। इसके बाद CSS3, और CSS3 देखो 1999 में आ गया। उसी दौर में ही नए CSS3 लॉन्च हुआ। और बहुत से यूट्यूबर आपको बताएगा ये CSS3 जो है 2015 में आया, कोई बोलेगा 19, कोई बोलेगा और कौन बोलेगा 9 में आया, कोई बोलेगा 18 में आया। ये सब बोलता रहेगा, आपको को बहकाएगा। ये जो लॉन्च हुआ 1919 में ही आ गया, उसी दौर में ही CSS3 आ गया। और बहुत से यूट्यूबर ने तो अपने थंबनेल में CSS3 लगा के रखा, जबकि उन लोगों को पता ही नहीं कि CSS4 आ चुका है और उस लोग अभी तक CSS3 में ही अटके हुए हैं। 1990 में CSS3 को डेवलपमेंट शुरू हुआ, और लेकिन ऑफिशियल रिलीज के प्रोसेस काफ़ी स्लो रहा। जब इसको अब 19 ने CSS3 को लॉन्च किया ना, इसका जो प्रोफेशन यानी लोड होने का टाइम प्रोसेसिंग बहुत ही स्लो हो गया। वेबसाइट स्लो लोड हुआ था, जबकि वो एक वेबसाइट तब लॉन्च हो 3 से पहले लोड होने में 5 सेकंड लगता था, लेकिन अब ये 10 सेकंड हो गया। ऐसे ही मान लो कि लेट हो गया, स्लो हो गया वेबसाइट। CSS3 को मॉड्यूलर स्ट्रक्चर में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें अलग अलग मॉड्यूल्स ने नया फीचर ले आया, जैसे एनिमेशन और ट्रांजैक्शन, फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड लेआउट, राउंड कॉर्नर और शैडो बॉक्स, शैडो बॉर्डर रेडियस। उसके बाद रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के साथ मीडिया क्वेरी आ गया। और इसको ब्राउज़र सपोर्ट कौन से किया, मॉडर्न ब्राउज़र जैसे कैरोम, फायरफॉक्स, सफारी ने CSS3 को फीचर्स एडप्ट करने लगा। अब यहाँ पर हमारा आ गया कैरोम, फायरफॉक्स, सफारी। उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर, जितने भी ब्राउज़र दुनिया में थे सब ब्राउज़र ने अब CSS3 को सपोर्ट करने लगा। और यहाँ पर स्लो तो हुआ, लेकिन बहुत सी एडवांस चीज़ें आ गया। और इसी को यहाँ पर अब CSS4 का भी चलते हैं CSS4 में। तो CSS4 द फ्यूचर 2015 में से प्रेजेंट तक, यानी CSS4 2015 को आया है और अभी तक चल रहा है, इसका भी एंडिंग नहीं हुआ। तो अभी CSS 1990 से लेकर 2015, यहाँ पर देख लो कितना गैप है। यहाँ पर 15 साल का गैप है, और 16 साल भी हो सकता है, तो मैं 15 ही मान लेता हूँ। तो 15 साल, अच्छा 15 नहीं 16 ही होगा। यहाँ पर 1990 है ना, 2000 होता तो 1 2 करके 15 यानी 15 साल, तो 16 साल का गैप। अभी 16 साल में यहाँ पर CSS3 से CSS4 आने में 16 साल लगा। तो जैसे इस वेबसाइट को जो स्लो होने लगा, तो इसको ठीक करते करते स्लो भी दूर कर दिया, और इसको अपडेट, और भी बहुत सारा अपडेट आया है। इनका जो प्रॉब्लम जो है जितना था ना, उसको सोल्यूशन करने लगा, CSS3 को ठीक करने लगा धीरे धीरे। और यहाँ पर वैसा ही नहीं रह गया, उसको जो प्रोफॉक्स वर्क भी किया, इसके बारे में और भी चीज़ें ऐड हुआ। फिर CSS4 आ गया, और इसमें क्या हुआ, इसमें हमारा CSS4 द फ्यूचर से प्रेजेंट, CSS4 का कॉन्सेप्ट 2015 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन CSS4 कोई वर्जन नहीं है। CSS4 एक वर्जन नहीं है, ये CSS सेलेक्टर का लेवल 4 है, और नया फ्यूचर को कलेक्शन का नाम है। ये आप देख सकते हो, CSS4 कोई वर्जन नहीं है, ये हमारा इसका लेवल, यानी जो अब चीज़ों में अपडेट आने लगा। मैं लो अभी CSS4 3 और 4 में क्या आया था, अपडेट कब कहते हैं, ये नया चीज़ कोई आता है तो ये अपडेट कहते हैं, और नए चीज़। लेकिन इसको CSS4 अपडेट यहाँ पर आया है, लेकिन इसका लेवल 4। अभी मान लो कि आप लाल शर्ट पहने थे, अब उस शर्ट को और भी पहने थे लेकिन नॉर्मल में ही, अब उसको आपने कोई जीन्स के अंदर लगा दिया, तो ये दूसरा उसका लेवल हो गया। उसी को आपने और भी पैंट के अंदर रख दिया, पहले पैंट के बाहर था, जैसे ही पहना वैसे आ गया, बटन लगा के छोड़ दिया तो वैसा ही वो खुला रह गया। अब उसको पैंट के अंदर दबा दिया है, बेल्ट अब दिख रहा है और शर्ट अंदर दबा हुआ है,
तो अब आपको देखने के में और भी अच्छा लग रहा है। तो ये इसका लेवल 2 हो गया CSS का, CSS सेलेक्टर का लेवल 2 हो गया। अब मान लो आपने हाथ में जो हत्था है ना, तो उसको आपने ऊपर कर लिया, यानी ऊपर कर लिया। जो सलवार है ना, सलवार कहते हैं या क्या हिंदी में, हमारे बंगाली में तो उसको हाथा कहते हैं। तो अगर तो चलिए, अब जो हाथ में जो उसका शर्ट का हिस्सा रहता है ना, उसको आपने ऊपर कर लिया। कहाँ तक? आधा ऊपर कर लिया। तो ये क्या हुआ अभी आपका CSS 3 हो गया, यानी इसका लेवल 3 हो गया। अब मान लो आपका उसको जो ऊपर भी किया है और शर्ट का 2-3 बॉटम खोल दिया और इसमें क्या किया आपने, कोड भी लगाया। अब आपका अंडरस्टैंडिंग लुक आ गया आपको देखने के लिए, आप कुछ और भी ज़्यादा हैंडसम हो चुके, पावरफुल। तो इसको हो गया लेवल 4। तो इसी तरह जो चेंजेस हुआ है, चीज़ें नए नए उसमें नए नए तरीका आ गया, तो वो उसका लेवल 4 है। और इसको ही CSS 4 यानी फ्यूचर कहते हैं। और ये कब से होने लगा CSS 2015 से लेकर आज तक ऐसा ही हो रहा है CSS में। और अभी भी आपको अगर W3 की वेबसाइट, 3C की वेबसाइट पर जाओगे तो आपको यहाँ पर CSS का लेवल ही दिखेगा, लेवल 4 चल रहा है। किसी सेलेक्टर का लेवल 3, किसी का लेवल 2, इस तरह से आ गया। अब क्यू फ्यूचर इसमें कुछ आने लगा और भी। क्यू फ्यूचर इज फंक्शन आया, वेयर फंक्शन आया, पी सुडो क्लासेस भी बोल सकते हैं या फंक्शन बोल सकते हैं, एडवांस सेलेक्टर और बेटर स्पेसिफिसिटी हैंडलिंग, ग्रेड और फ्लेक्स बॉक्स का एवोल्यूशन। ये स्पेसिफिसिटी क्या है इसी पेज का लास्ट में है, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद इम्पैक्ट और ऑफ CSS ऑन वेब डिज़ाइन, वेब डिज़ाइनिंग में CSS का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। CSS के आने के बाद वेब डिज़ाइनिंग का प्रोफेशनल और क्रिएटिव फील्ड बन गई। CSS के आने के बाद वेब डिज़ाइन एक प्रोफेशनल और क्रिएटिव फील्ड बन गई। अभी आप देखोगे तो वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। और ये डिमांड कैसे कब बढ़ा, जब CSS आया तभी बढ़ा। अगर CSS नहीं आता तो ये डिमांड नहीं बढ़ता। इसको क्या किया, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन और क्रॉस प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी ने मॉडर्न वेब डेवलपमेंट को रिवोल्यूशन किया। आज CSS फ्रेमवर्क जैसे बूटस्ट्रैप, टेलविन CSS और भी प्री प्रोसेसर सास लेस ने CSS को और भी पावरफुल बनाया है। कंसोलेशन CSS की हिस्टोरी और वेब का ग्रोथ के पैरेलल इवोल्यूशन हुई है। ये HTML का एक एसेंशियल पार्ट बन चुका है, जो वेब पेज और भी को विजुअली अपीलिंग अप्लाइंग करने बनाता है और यूज़र एक्सपीरियंस इन्हांस करते हैं। CSS का एवोल्यूशन अभी भी कंटिन्यू है और नया फ्यूचर वेब डेवलपमेंट को और भी सिंप्लीफाई और इफ़िशिएंट बनाते जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसका वेबसाइट डेवलपमेंट विदाउट CSS जानेंगे। बिना CSS के कौन सा वेबसाइट डेवलप हुआ था, कौन कब हुआ था, कौन सा फास्ट, कौन सा सेकंड, ये सारा चीज़ अभी जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जानने के लिए आ जाओ कौन सा वेबसाइट क्या था, सारा चीज़ अभी जानने को मिलेगा। इसके बाद हम CSS इस नेक्स्ट वीडियो के बाद आगे बढ़ेंगे CSS में इंटरेस्टिंग मज़ेदार चीज़ों में। तो चलिए मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए और पता कीजिए। और मेन कॉन्सेप्ट आप चाहो तो नोट्स करके रख सकते हो, या आपको पेज पूरा तो मैं देने वाला हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से आ जाओ, ज्वाइन हो जाओ। और अपने जो डेवलपर दोस्त के साथ, स्टूडेंट के साथ कम्युनिटी करो, बातचीत करो और मिलो जुलो और आपस में कोडिंग करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक